आइए अब शुरू करते हैं थ्रोइंग इवेंट के बारे में, जिसमें सबसे पहले डिस्कस थ्रो से जुड़े हुए सभी सवालों को हल करते हैं। 1. डिस्कस का भार पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है? ऑप्शन क 2 kg। 2. डिस्कस का भार महिला वर्ग के लिए कितना होता है? ऑप्शन ख 1 kg। 3. डिस्कस के सेक्टर का कोण कितना होता है? ऑप्शन घ 34.92 डिग्री। 4. डिस्कस थ्रो के सर्कल का व्यास कितना होता है? ऑप्शन क 2.50 मीटर। 5. डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ख 75 सेंटीमीटर। 6. डिस्कस थ्रो में रिम की मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन घ 6 mm। 7. डिस्कस थ्रो में केज के सामने का खुला हुआ भाग कितना होता है? ऑप्शन ख 6 मीटर। 8. डिस्कस थ्रो में केज में कितनी भुजाएं होती हैं? ऑप्शन ख 6 भुजाएं होती हैं। 9. डिस्कस थ्रो में केज में की ऊंचाई कम से कम कितनी होती है? ऑप्शन ग 4 मीटर। 10. डिस्कस का केज किस आकार का होता है? ऑप्शन क यू शेप। 11. डिस्कस के सेक्टर के रिम की मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन ख 6 mm। 12. डिस्कस के सेक्टर में रिम कितना ऊपर निकला रहता है? ऑप्शन ग 6 mm। 13. डिस्कस का पुरुषों के लिए कितना व्यास होता है? ऑप्शन घ 219 से 221 mm। 14. डिस्कस का महिलाओं के लिए व्यास कितना होता है? ऑप्शन ख 180 से 182 mm। 15. डिस्कस के बीचों बीच में पुरुषों के लिए कितनी मोटाई होती है? क 44 से 46 mm। 16. डिस्कस के बीचों बीच में महिला के लिए कितनी मोटाई होती है? ऑप्शन ख 37 से 39 mm। 17. यदि डिस्कस की स्पर्धा में टाई पड़ जाए तो निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा? ऑप्शन ख नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर लिया जाएगा। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं थ्रोइंग इवेंट में दूसरा इवेंट, जिसका नाम है हैमर थ्रो। 1. हैमर थ्रो के सर्कल का व्यास कितना होता है? ऑप्शन ख 2.135 मीटर। 2. हैमर थ्रो के थ्रोइंग सेक्टर का कोण कितना होता है? ऑप्शन क 34.92 डिग्री। 3. हैमर थ्रो की रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है?
ऑप्शन क 75 सेंटीमीटर। 4 हैमर का व्यास पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है? ऑप्शन घ 110 से लेकर 130 mm तक। 5 हैमर का व्यास महिला वर्ग के लिए कितना होता है? ऑप्शन ख 95 से लेकर 110 mm तक। 6 हैमर का पुरुष वर्ग के लिए कितना भार होता है? ऑप्शन क 7,260 किलोग्राम। 7 हैमर का महिला वर्ग के लिए कितना भार होता है? ऑप्शन ख 4 kg। 8 हैमर थ्रो में पुरुष के लिए तार की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन घ 1175 से लेकर 1215 mm तक तार की लंबाई होती है पुरुषों के लिए। 9 हैमर थ्रो में महिला वर्ग के लिए तार की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ग 1160 से लेकर 1195 mm तक। 10 हैमर थ्रो के केज में कितने जाल लगते हैं? ऑप्शन क 7। 11 हैमर थ्रो के केज में जालों की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ख 2.74 मीटर। 12 हैमर थ्रो के केज की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ग 7 मीटर। आइए अब शुरू करते हैं थ्रोइंग इवेंट का तीसरा गेम, जैवलिन। 1 जैवलिन के सेक्टर का कोण कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन क 29 डिग्री। 2 रनवे की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ग 30 से 36 मीटर तक लंबाई होती है। 3 जैवलिन के रनवे पर एक थ्रोअर ज़्यादा से ज़्यादा कितने चिन्ह लगा सकता है? ऑप्शन घ 2 चिन्ह। 4 जैवलिन की स्टॉप लाइन, आर्क लाइन तथा रिटर्निंग लाइन कितनी मोटी होती है? ऑप्शन ग 7 सेंटीमीटर। 5 जैवलिन के सेक्टर में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन क 75 सेंटीमीटर। 6 जैवलिन का सीजी पॉइंट कहाँ होता है? ऑप्शन ख ग्रिप पर। 7 तकनीकी रूप से जैवलिन को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन क 3 भागों में बांटा गया है। 8 जैवलिन को तकनीकी रूप से कौन से 3 भागों में बांटा गया है? ऑप्शन क हेड, शाफ्ट, कोड ग्रिप। 9 पुरुषों के लिए भाले का भार कितना होता है? ऑप्शन घ 800 ग्राम। 10 पुरुषों के लिए भाले की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ख 2.60 से लेकर 2.70 मीटर तक होती है। 11 महिलाओं के लिए भाले की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन घ 2.20 से लेकर 2.30 मीटर तक होती है। 12 ग्रिप का व्यास ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? ऑप्शन ख 8 mm। 13
बच्चों के लिए ग्रिप की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन क 15 से 16 सेंटीमीटर। 14 महिलाओं के लिए ग्रिप की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ग 14 से 15 सेंटीमीटर। 15 पुरुषों के लिए धातु सहित नोक की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ख 25 से 33 सेंटीमीटर तक। 16 महिलाओं के लिए धातु सहित नोक की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन क 25 से 33 सेंटीमीटर तक। 17 जैवलिन में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा? ऑप्शन ख नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर लिया जाएगा। 18 महिलाओं के लिए भाले का भार कितना होता है? ऑप्शन ख 600 ग्राम। आइए अब शुरू करते हैं थ्रोइंग इवेंट के शॉटपुट खेल को। 1 पुरुषों के लिए शॉटपुट के सेक्टर का व्यास कितना होता है? ऑप्शन ख 2.135 मीटर। 2 शॉटपुट में लैंडिंग सेक्टर का कोण कितना होता है? ऑप्शन क 34.92 डिग्री। 3 शॉटपुट में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ग 75 सेंटीमीटर। 4 शॉटपुट में रिटर्निंग लाइन की मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन घ 5 सेंटीमीटर। 5 शॉटपुट का पुरुष के लिए कितना भार होता है? ऑप्शन क 7.260 किलोग्राम। 6 शॉटपुट का महिलाओं के लिए कितना भार होता है? ऑप्शन ख 4 केजी। 7 शॉटपुट का पुरुष वर्ग के लिए व्यास कितना होता है? ऑप्शन घ 110 से लेकर 130 तक। 8 शॉटपुट का महिला वर्ग के लिए व्यास कितना होता है? ऑप्शन ग 95 से 110 तक। 9 पैरी ओब्राइन तकनीक का किस स्पर्धा में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन क शॉटपुट। 10 शॉटपुट में निम्न में से कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। 11 पेरी ओब्राइन नामक थ्रोअर किस देश का नागरिक था? ऑप्शन ख अमेरिका। 12 पेरी ओब्राइन नामक थ्रोअर ने किस ओलंपिक में प्रथम बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? ऑप्शन घ 1952 हेलसिंकी। 13 शॉटपुट स्पर्धा में अगर थ्रोअर की संख्या 8 से अधिक हो तो कितने ट्रायल मिलेंगे? ग 3। 14 शॉटपुट की स्पर्धा में क्या एक खिलाड़ी ग्लव्स पहन सकता है? ऑप्शन ख नहीं। 15 अगर शॉटपुट स्पर्धा में थ्रोअर शॉटपुट को प्रक्षेपित करने के पश्चात रिटर्निंग लाइन के आगे से चला जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन ग फाउल। 16 स्टॉप बोर्ड नामक उपकरण का प्रयोग किस स्पर्धा में किया जाता है? ऑप्शन क शॉटपुट। 17 स्टॉप बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन घ 10 सेंटीमीटर।
18 स्टॉप बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ग 11.2 से 30 सेंटीमीटर। 19 शॉटपुट स्पर्धा में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय किसके आधार पर लिया जाएगा? ऑप्शन ख नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आइए अब शुरू करते हैं जंप इवेंट्स को। सबसे पहले हाई जंप। 1 हाई जंप में लैंडिंग एरिया का माप क्या होता है? ऑप्शन ख 5 गुने 3 मीटर। 2 हाई जंप में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? ऑप्शन ग 2 केजी। 3 हाई जंप में लैंडिंग एरिया की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ख 60 सेंटीमीटर। 4 क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ग 4 मीटर। 5 जंप कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए यहाँ ऑप्शंस के अनुसार जंप कितने प्रकार के होते हैं, इसका मतलब है जंप तकनीक कितने प्रकार के होते हैं, कितने जंप टेक्निक्स हैं। ऑप्शन घ 5 तकनीक है जंप के। 6 पूरे अटेम्प्ट के बाद ऊंची कूद में कम से कम कितनी ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन क 2 सेंटीमीटर। 7 दोनों अपराइट के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ख 4 मीटर। 8 हाई जंप में क्रॉस बार के सिरे जिनका आकार चौकोर होता है उसकी लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ख 15 से 20 सेंटीमीटर तक या 2.9 से लेकर 3.8 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। सबसे पहले एक हाई जंप में कितने प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन घ 4 से 5 टेक्निक का उपयोग किया जाता है। 2 हाई जंप के लिए कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। 3 ऊंची कूद व बांस कूद में टाई हेतु प्रथम दोनों नियम लगाने के बावजूद टाई बनी रहे तो इसका निवारण किस आधार पर किया जाएगा? ऑप्शन ग ऊंची कूद के लिए 2 सेंटीमीटर, बांस कूद के लिए 5 सेंटीमीटर क्रॉस बार को ऊपर करके ट्रायल दिए जाएंगे। 4 ऊंची कूद व बांस कूद में टाई पड़ जाए तो परिणाम किसके द्वारा निकाला जाता है? ऑप्शन ग लीस्ट अटेम्प्ट एट टाई हाईएस्ट देन नंबर ऑफ फेलियर। 5 अगर हाई जंप के प्रतिभागियों की संख्या 8 या 8 से कम हो तो उनको कितने ट्रायल दिए जाएंगे? ऑप्शन घ 6 ट्रायल दिए जाएंगे अगर प्रतिभागियों की संख्या 8 या 8 से कम है तो। अब शुरू करते हैं लॉन्ग जंप। 1 हिचकिक नामक तकनीक किस स्पर्धा में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ख लॉन्ग जंप। 2 निम्न में से कौन सी तकनीक
लॉन्ग जंप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन क हैंग स्टाइल। तीन, सेल स्टाइल नामक तकनीक किस स्पर्धा में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ग लॉन्ग जंप। चार, लंबी कूद में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय किस आधार पर होगा? ऑप्शन क नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। पाँच, प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का प्रयोग किस स्पर्धा में किया जाता है? ऑप्शन क लंबी कूद। 6, प्लास्टिसिन इंडिकेटर की चौड़ाई व ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन क 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और ऊंचाई 7 से 10 mm तक। 7, प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का स्लोप कितने कोण पर होता है? ऑप्शन ग 30 डिग्री। लॉन्ग जंप के कुछ और सवाल। एक, लॉन्ग जंप में रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन क 1.22 मीटर से लेकर 1.25 मीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। 2, लॉन्ग जंप में रनवे की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन घ 40 से 45 मीटर तक लॉन्ग जंप में रनवे की लंबाई होती है। 3, लॉन्ग जंप में लैंडिंग एरिया की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन क 2.75 से 3 मीटर तक की चौड़ाई होती है। 4, लॉन्ग जंप में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन घ 20 सेंटीमीटर। 5, लॉन्ग जंप में रनवे में खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क लगा सकता है? ऑप्शन क 2 मार्क। आइए अब शुरू करते हैं ट्रिपल जंप। एक, हॉप स्टेप एंड जंप किस स्पर्धा से संबंधित है? ऑप्शन ग तिहरी कूद ट्रिपल जंप से संबंधित है। 2, खिलाड़ी द्वारा टेक ऑफ बोर्ड से जिस पैर से जंप लिया गया हो और उसी एक पैर से लैंडिंग क्या कहलाती है? ऑप्शन ख हॉप। 3, खिलाड़ी द्वारा हॉप करते समय प्लांटिंग लेग कौन सा कहलाएगा? ऑप्शन क जिस पैर से टेक ऑफ बोर्ड से जंप लिया गया हो। 4, खिलाड़ी द्वारा हॉप करते समय एक पैर जमीन पर आता है उसे प्लांटिंग लेग कहते हैं तथा दूसरा जो हवा में रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ग स्लीपिंग लेग। 5, तिहरी कूद में पुरुषों के लिए टेक ऑफ बोर्ड लैंडिंग क्षेत्र से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? ऑप्शन ख 13 मीटर की दूरी। 6, तिहरी कूद में महिलाओं के लिए टेक ऑफ बोर्ड लैंडिंग क्षेत्र से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? ऑप्शन ग 11 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है महिलाओं के लिए। आइए अब शुरू करते हैं पोल वॉल्ट। 1, पोल वॉल्ट के रनवे की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ग 40 से 45 मीटर। 2, पोल वॉल्ट में
क्रॉस बार को कम से कम कितना बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन क 5 सेंटीमीटर। 3, पोल वॉल्ट में क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ख 4.5 मीटर। 4, पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? ऑप्शन घ 2.25 किलोग्राम, मतलब 2.25 kg। 5, प्लांटिंग बॉक्स नामक उपकरण का प्रयोग किस स्पर्धा में किया जाता है? ऑप्शन ख पोल वॉल्ट। 6, पोल वॉल्ट का क्रॉस बार हवा में अधिकतम कितना झूल सकता है? ऑप्शन क 3 सेंटीमीटर। आइए अब शुरू करते हैं ट्रैक प्रतियोगिता, ट्रैक इवेंट्स। 1, 100 मीटर की दौड़ में पहले व द्वितीय स्थान के लिए टाई पड़ जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ग दोनों को दोबारा दौड़ाना। 2, दौड़ों में समय देखने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो सेकंड के किस हिस्से तक का समय बताता है? ऑप्शन ख 1/100वां भाग। 3, अगर मैराथन की दौड़ का समय 2:51,493 में आएगा तो अंतिम रूप से किस समय की घोषणा होगी? ऑप्शन ख 2:51,50 की घोषणा होगी। 4, टाइम कीपर किसी दौड़ का टाइम लेने के लिए टाइम उपकरण को कब स्टार्ट करते हैं? ऑप्शन घ ख दोनों होगा। ख में क्या है? बंदूक के धुएं को देखकर, बंदूक की आग देखकर। 5, किसी दौड़ को शुरू कराने के लिए स्टार्टर क्या कमांड देता है? ऑप्शन घ ऑन योर मार्क्स सेट, बंदूक की फायर। 6, एक खिलाड़ी को स्टार्ट लेने में ज्यादा से ज्यादा कितने फाउल मिल सकते हैं? ऑप्शन क 1। 7, हवा का कितना वेग होने पर रिकॉर्ड नहीं माना जाता है? ऑप्शन ख 2 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा। 8, ट्रैक स्पर्धाओं में विंड गेज को हवा का वेग मापने के लिए कहां रखा जाता है? ऑप्शन ख स्टार्ट से 1 मीटर पीछे और फिनिश से 50 मीटर पीछे। 9, लंबी कूद व तिहरी कूद में विंड गेज ऑपरेटर कहां रखा जाता है? ऑप्शन घ टेक ऑफ बोर्ड से 20 मीटर पीछे। 10, विंड गेज को कितनी ऊंचाई पर तथा ट्रैक एवं रनवे के साइड में कितनी दूरी पर रखा जाता है? ऑप्शन ख 1.22 मीटर की ऊंचाई पर और 2 मीटर दूरी पर। 11, 100 मीटर की दौड़ में कितने समय का हवा का वेग मापा जाता है? ऑप्शन क 10 सेकंड। 12, 100 मीटर और 110 मीटर बाधा दौड़ में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? ऑप्शन ख 13 सेकंड। 13, 200 मीटर की दौड़ में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? ऑप्शन घ 10 सेकंड।
14. लंबी कूद व तिहरी कूद में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? ऑप्शन क 5 सेकंड। 15. 400 मीटर के स्टैंडर्ड ट्रैक पर स्ट्रेट कितना निर्धारित होता है? ऑप्शन ग 84.39 मीटर। 16. हवा का वेग किन दौरों में मापा जाता है? ऑप्शन ग और ग के अनुसार क ख दोनों, मतलब कि 100 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, 110 मीटर के दौरों में हवा का वेग मापा जाता है। ऑप्शन ग। आइए ट्रैक के कुछ और सवालों को सॉल्व करते हैं। 1. IAAF ट्रैक एंड फील्ड के वर्ल्ड रिकॉर्ड को प्रत्येक वर्ष कब संपादित करता है? ऑप्शन घ 1 जनवरी। 2. IAAF द्वारा रिकॉर्ड के लिए एकल स्पर्धा में कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए? ऑप्शन ग 3 खिलाड़ी। 3. IAAF द्वारा रिकॉर्ड के लिए टीम स्पर्धा में कम से कम कितनी टीमें होनी चाहिए? ऑप्शन ख 2 टीम। 4. यदि किसी खिलाड़ी को प्रोटेस्ट करना है तो परिणाम की घोषणा के कितने समय के पश्चात प्रोटेस्ट किया जा सकता है? ऑप्शन क 30 मिनट। 5. 100 मीटर, 200 मीटर की पहली हिट होने के बाद राउंड में दूसरी हिट या फाइनल कितने समय पश्चात होगी? ऑप्शन ग 45 मिनट। 6. 400 से 800 मीटर की दौड़ की पहली हिट होने के बाद राउंड में दूसरी हिट या फाइनल कितने समय पश्चात होगी? ऑप्शन क 90 मिनट। 7. ऊंची कूद, लंबी कूद, तिहरी कूद, शॉट पुट, डिस्कस, हैमर तथा जैवलिन के लिए खिलाड़ियों के नामों की घोषणा होने के पश्चात कितने समय में उन्हें संबंधित क्षेत्र पर अटेम्प्ट लेना पड़ता है? ऑप्शन ग 1 मिनट के भीतर। 8. पोल वॉल्ट की स्पर्धा में खिलाड़ियों के नामों की घोषणा के पश्चात कितने समय में संबंधित क्षेत्र पर अटेम्प्ट लेना पड़ता है? ऑप्शन घ 1.5 मिनट। 9. अगर ऊंची कूद और पोल वॉल्ट के अंतिम पड़ाव पर 2 या 3 खिलाड़ी रह जाए तो उनके नाम की घोषणा के कितने समय अंतराल के पश्चात उन्हें संबंधित क्षेत्र पर अटेम्प्ट लेना पड़ता है? ऑप्शन ख ऊंची कूद में 2 मिनट के भीतर, पोल वॉल्ट में 3 मिनट के भीतर। 10. ऊंची कूद व बांस कूद के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी रह जाए तो उसके नाम की घोषणा के कितने समय अंतराल के पश्चात उसे संबंधित क्षेत्र पर अटेम्प्ट लेना पड़ता है? ऑप्शन ग ऊंची कूद में 5 मिनट के भीतर, बांस कूद में 6 मिनट के भीतर। 11. ट्रैक एंड फील्ड के खिलाड़ी के जूते में ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्पाइक मतलब कि कील होते हैं? ऑप्शन ग 11। 12. सिंथेटिक ट्रैक पर ऊंची कूद व जैवलिन को छोड़कर अन्य स्पर्धाओं के लिए जूतों में स्पाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा
कितनी लंबी हो सकती हैं? ऑप्शन ख 9 mm। 13 सिंथेटिक ट्रैक पर ऊंची कूद व जैवलिन दोनों के लिए जूतों में स्पाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने लंबे होते हैं? ऑप्शन क 12 mm। 14 नॉन सिंथेटिक ट्रैक पर सभी स्पर्धाओं के लिए जूतों के स्पाइक्स कितने लंबे हो सकते हैं? ऑप्शन घ 25 mm। 15 शरीर के किस अंग के फिनिशिंग लाइन को पार करने पर ही दौड़ खत्म मानी जाती है? ऑप्शन ख टोर्सो के। 16 अगर टाइम कीपर की मुख्य 3 घड़ियों में से 2 घड़ियों का समय तीसरी घड़ी से मेल न खाता हो तो कौन सा समय लिया जाता है? ऑप्शन ग जो 2 घड़ियों का समय है। 17 अगर 3 मुख्य टाइम कीपर की घड़ियां अलग अलग समय बता रही हो तो कौन सा समय लिया जाएगा? ऑप्शन ख बीच वाली घड़ी का समय। 18 3 मुख्य घड़ियों में से एक घड़ी बंद हो जाए और अन्य 2 घड़ियों के समय में अंतर हो तो कौन सा समय लिया जाएगा? ऑप्शन ग जिसका समय ज्यादा हो। 19 पुरुषों के लिए कौन सी बाधा दौड़ होती है? ऑप्शन ख 110 मीटर 400 मीटर बाधा दौड़ होती है पुरुषों के लिए। 20 पुरुषों की 110 मीटर व 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन घ 10। 21 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ख 1.067 मीटर। 22 110 मीटर बाधा दौड़ को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ग हाई हर्डल के नाम से जाना जाता है। 23 110 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से कितनी दूरी पर होती है? ऑप्शन क 13.72 मीटर पर। 24 110 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम या 10वीं बाधा फिनिशिंग लाइन से कितनी दूरी पर रखी जाती है? ऑप्शन ग 14.02 मीटर पर रखी जाती है। 25 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की आपस में कितनी दूरी होती है? ऑप्शन ख 9.14 मीटर। 26 मैराथन दौड़ में मैराथन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन क यूनान में एक जगह का नाम है। 27 मैराथन दौड़ किसकी याद में आयोजित की जाती है? ऑप्शन ग फिडिपिडस। 28 मैराथन दौड़ की कितनी दूरी होती है? ऑप्शन क 42.195 किलोमीटर या फिर 26.385 मील। 29 किस ओलंपिक में प्रथम बार मैराथन की दौड़ 42.195 किलोमीटर की आयोजित की गई? ऑप्शन ग 1908 लंदन ओलंपिक में। 30 मैराथन की दूरी 42.195 किलोमीटर का मानकीकरण किस ओलंपिक में किया गया? ऑप्शन ख 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। 31
मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर किसकी याद में निर्धारित की गई? ऑप्शन क डारेंडो पैट्रिक। 32 ऊंची कूद व बांस कूद में टाई पड़ जाए और टाई के पहले 2 नियम के पश्चात भी टाई बनी रहे तो निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा? ऑप्शन ख क्रॉस बार को 2 सेंटीमीटर ऊंची कूद के लिए तथा 5 सेंटीमीटर बांस कूद के लिए ऊपर कर फिर से ट्रायल लिया जाएगा। आइए कुछ और ट्रैक इवेंट से जुड़े हुए सवालों को सॉल्व करते हैं। 1 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ के लिए बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन क 0.91 मीटर। 2 400 मीटर हर्डल दौड़ में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से कितनी दूरी पर लगेगी? ऑप्शन ख 45 मीटर। 3 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में सभी बाधाओं में आपस में कितनी दूरी होती है? ऑप्शन ग 35 मीटर। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में अंतिम व 10वीं बाधा अंतिम रेखा से कितने पहले लगती है? ऑप्शन घ 40 मीटर। 5 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन क 0.84 मीटर। 6 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से कितनी आगे रखी जाती है? ऑप्शन ख 13 मीटर। 7 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में सभी बाधाएं आपस में बराबर कितनी दूरी पर लगती हैं? ऑप्शन ग 8.5 मीटर। 8 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में अंतिम व 10वीं बाधा अंतिम रेखा से कितनी दूरी पहले लगती है? ऑप्शन घ 10.5 मीटर। 9 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ग 0.762 मीटर। 10 100 मीटर 110 मीटर तथा 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं का भार कितना होना चाहिए? ऑप्शन ग 10 kg। 11 हर्डल की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ख 1.18 से 1.20 मीटर तक हर्डल की चौड़ाई होती है। 12 स्टेपल चेज दौड़ कितनी दूरी की होती है? ऑप्शन क 3000 मीटर। 13 पानी बाधा दौड़ को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ख स्टेपल चेज। 14 स्टीपल चेज रेस में स्टेपल नामक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। पानी में भिगोना, सीधा खड़ा होना, ढाल। 15 स्टीपल चेज रेस में कुल कितनी पानी की बाधाओं को पार करना पड़ता है? ऑप्शन घ 7। 16 स्टेपल चेज रेस में कुल कितनी बाधाओं को पार करना पड़ता है? ऑप्शन ग 28। 17 स्टेपल चेज रेस में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन क
0.91 मीटर। 18 स्टेपल चेज रेस में बाधाओं की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ख 3.96 मीटर। 19 स्टेपल चेज की बाधाओं के ऊपरी हिस्से का माप क्या होता है? ऑप्शन ग 12.7 गुने 12.7 सेंटीमीटर। 20 स्टेपल चेज दौर में बाधा से लेकर पानी के अंतिम क्षेत्र तक की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन घ 3.66 मीटर। 21 स्टेपल चेज दौर में पानी बाधा के अंतर्गत बाधा के पास पानी की गहराई कितनी होती है? ऑप्शन क 70 सेंटीमीटर। 22 स्टेपल चेज दौर में पानी बाधा के अंतर्गत पानी के बॉक्स की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ख 3.66 मीटर। 23 खेल वैज्ञानिकों के आधार पर 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधाओं के मध्य लगभग कितने कदम के पश्चात खिलाड़ी छलांग लेता है? ऑप्शन घ 3 कदम। 24 खेल वैज्ञानिकों के आधार पर 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधाओं के मध्य लगभग कितनी कदम के पश्चात खिलाड़ी छलांग लेता है? ऑप्शन ग 15 कदम। 25 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में धावक लगभग बाधा से कितनी दूरी पहले छलांग लेता है? ऑप्शन क 7.5 फीट पहले। 26 शॉटपुट स्पर्धा में शॉटपुट को लगभग किस कोण पर फेंका जाता है जिससे कि अधिकतम दूरी तय कर सके? ऑप्शन घ 60 डिग्री। 27 जैवलिन स्पर्धा में जैवलिन को किस कोण पर फेंका जाता है जिससे कि वो अधिकतम दूरी तय कर सके? ऑप्शन ग 45 डिग्री। 28 एथलेटिक के अंतर्गत किस सामूहिक स्पर्धा में 10 स्पर्धाएं होती हैं? ऑप्शन घ डेकाथलॉन। 29 डेकाथलॉन प्रतियोगिता किस वर्ग के लिए होती है? ऑप्शन क पुरुष। 30 डेकाथलॉन प्रतियोगिता कितने दिनों की प्रतियोगिता होती है? ऑप्शन ग 2 दिन। 31 डेकाथलॉन के प्रथम दिन कौन सी स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं? ऑप्शन ग जिसमें क ख दोनों है। तो देखिए कौन कौन सा प्रतियोगिता डेकाथलॉन में पहले दिन होता है। 100 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉटपुट। 32 डेकाथलॉन के दूसरे दिन कौन सी स्पर्धाएं होती हैं? ऑप्शन ग जिसमें क ख दोनों आता है। क में है 110 मीटर बाधा और 1500 मीटर दौड़। ख में है डिस्कस थ्रो, जैवलिन और पोल वॉल्ट। यह 5 इवेंट दूसरे दिन होता है। 33 महिलाओं के लिए निम्न में से कौन सी स्पर्धा आयोजित की जाती है? ऑप्शन ख हेप्टाथलॉन। 34 महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन कितने दिन की होती है? ऑप्शन ग 2 दिन की प्रतियोगिता होती है। 35 हेप्टाथलॉन में प्रथम दिन कौन सी स्पर्धाएं होती हैं? ऑप्शन ग क ख दोनों। 100 मीटर बाधा दौड़,
200 मीटर, शॉट पुट और हाई जंप। यह प्रथम दिन की प्रतियोगिता है हेप्टाथलॉन में। 36, हेप्टाथलॉन में दूसरे दिन कौन सी स्पर्धा आयोजित की जाती है? ऑप्शन ग 400 मीटर बाधा, जैवलिन और डिस्कस। 37, 100 मीटर फर्राटा दौड़ में स्टार्ट लेने की कौन सी तकनीक होती है? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी, बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, इलोंगेटेड स्टार्ट। 38, स्प्रिंट दौड़ों के अंतर्गत कौन सी दौड़ें आती हैं? ऑप्शन ग 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। 39, मिडिल डिस्टेंस रेस के अंतर्गत कौन सी दौड़ें आती हैं? ऑप्शन ख 800 मीटर और 1500 मीटर। 40, लॉन्ग डिस्टेंस रेस में कौन सी दौड़ें आती हैं? ऑप्शन क 5000 मीटर, 10,000 मीटर। 41, एंकर रनर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ख रिले रेस के चौथे व आखिरी धावक को एंकर रनर कहा जाता है। 42, एथलेटिक्स में सबसे दमखम वाली दौड़ जिसमें शारीरिक क्षमता के 3 मुख्य कारक स्पीड, स्ट्रेंथ व एंड्योरेंस समाहित रहते हैं। ऑप्शन ग 400 मीटर। 43, मिल्खा सिंह के 400 मीटर रोम ओलंपिक के रिकॉर्ड 45.73 सेकेंड को किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा? ऑप्शन क परमजीत सिंह, जिन्होंने 45.70 सेकेंड में इस रिकॉर्ड को क्लियर किया। 44, वह प्रथम महिला ओलंपिक धाविका जिसने 4 स्वर्ण पदक जीते जो कि 2 बच्चों की मां भी थी। ऑप्शन ख फ्रांसिना ब्लैकर्स कोएन, हॉलैंड की रहने वाली थी। 45, एच.सी. बक किस देश से संबंध रखते थे? ऑप्शन ग अमेरिका। 46, वह ओलंपिक का धावक जिसने 1936 बर्लिन ओलंपिक में मशाल लेकर दौड़ शुरू की। ऑप्शन ग कॉन्स्टेंटिन कांडिलिस, जो कि ग्रीस के रहने वाला था। 47, वह कौन सा ओलंपिक था जिसमें मशाल दौड़ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बना? ऑप्शन क 1968 मैक्सिको ओलंपिक। 48, वह पहला ओलंपिक धावक जिसने प्रथम बार शपथ दिलाई। ऑप्शन ख पेब्ले गैरिरो। 49, भारत के बॉक्सर कांस्य पदक विजेता विजेंदर सिंह के कोच का क्या नाम है? ऑप्शन घ जयदेव विष्ट। 50, भारत के कुश्ती के खिलाड़ी कांस्य पदक विजेता सुशील कुमार के कोच का क्या नाम है? ऑप्शन ख सतपाल। 51, स्टीपल चेज के अंतर्गत बाधा का भार कितना होता है? ऑप्शन ग 80 से 100 केजी। 52, स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप अंदर हो तो एक लैप कितने मीटर का होगा? ऑप्शन ख 390 मीटर। 53, स्टीपल चेज में अगर वाटर जंप बाहर ही हो तो एक लैप कितने मीटर का होगा?
ऑप्शन क 410 मीटर। 54 स्टीपल चेज दौड़ में वाटर जंप अंदर हो तो स्टार्ट फिनिश लाइन के कितने पीछे से होगी? ऑप्शन ग 270 मीटर। 55 स्टीपल चेज दौड़ में वाटर जंप बाहर हो तो स्टार्ट फिनिश लाइन के कितने पीछे होगी? ऑप्शन घ 130 मीटर। 56 स्टीपल चेज रेस में पहली बाधा फिनिश लाइन के कितने आगे लगती है? ऑप्शन ख 10 मीटर। 57 स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप अंदर हो तो सभी बाधाओं के बीच आपस में बराबर कितनी दूरी रहेगी? ऑप्शन क 78 मीटर। 58 स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप बाहर हो तो सभी बाधाओं के बीच आपस में बराबर कितनी दूरी रहेगी? ऑप्शन ग 82 मीटर। 59 स्टीपल चेज रेस में अगर वाटर जंप अंदर हो तो अंतिम बाधा फिनिश लाइन से कितने पीछे रहती है? ऑप्शन ख 68 मीटर। 60 स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप बाहर हो तो अंतिम बाधा फिनिश लाइन से कितने पीछे रहती है? ऑप्शन ख 72 मीटर। 61 स्प्रिंट स्टार्ट और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क काउच स्टार्ट। 62 काउच से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन घ जिसमें शरीर के 4 अंग जमीन पर लग रहे हो। 63 बुलेट स्टार्ट को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ख बंच स्टार्ट। आइए अब कुछ और ट्रैक प्रतियोगिताओं के प्रश्न को पढ़ते हैं। लगभग 37 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं। 1 लंबी दूरी की दौड़ व मैराथन दौड़ों की लंबाई किस विधि से मापी जाती है? ऑप्शन ग कैलिब्रेटेड बाइसिकल मेथड के द्वारा मापी जाती है। 2 पुरुषों की क्रॉस कंट्री की दौड़ कितने किलोमीटर की होती है? ऑप्शन ख 12 किलोमीटर। 3 क्रॉस कंट्री दौड़ की कितनी दूरी डैमर वाली रोड पर ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाती है? तो यहाँ के ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन क ही सही है, कुल दूरी का 20%। 4 महिलाओं की क्रॉस कंट्री कितनी दूरी की होती है? ऑप्शन घ 8 किलोमीटर। 5 क्रॉस कंट्री की दौड़ अगर लूप सर्किल में दौड़ाई जा रही हो तो लूप की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ख 1750 से 2000 मीटर तक की लंबाई होनी चाहिए। आइए अब IAAF से जुड़े हुए कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। लगभग यह 37 प्रश्न है, यह आखिरी सेट है एथलेटिक्स चैप्टर का। 1 ट्रैक एंड फील्ड खेल को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन क ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स। 2
IAAF का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ख, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। 3, एथलेटिक्स का क्या अर्थ है? ऑप्शन घ, दोनों। क ख दोनों एथलेटिक्स का अर्थ है। क में है लिखा हुआ ट्रैक एंड फील्ड तथा रोड रनिंग। ख में लिखा हुआ है रेस वॉकिंग, क्रॉस कंट्री तथा माउंटेन रनिंग। एथलेटिक का यह दोनों अर्थ है, क और ख। 4, किस ट्रैक इवेंट में खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के दौरान पानी या पानी का स्पंज दिया जाता है? ऑप्शन ख, 5000 मीटर या उससे ऊपर की सभी दौड़ों में। 5, एथलेटिक्स में महिला एवं पुरुष की मिश्रित स्पर्धा कौन सी होती है? ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। 6, अगर 10,000 मीटर दौड़ में एक एथलीट गलत स्टार्ट लेता है तो निर्णय क्या होगा? ऑप्शन ख, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 7, डिकैथलॉन या हेप्टाथलॉन की दौड़ों में एथलीट फॉल्स स्टार्ट लेता है तो निर्णय क्या होगा? ऑप्शन ख, गिवन वन चांस, एक मौका दिया जाएगा। 8, 100 मीटर के फर्राटा दौड़ में अगर कोई धावक गलत स्टार्ट लेता है तो उस धावक को डिस्क्वालीफाई करने के लिए क्या सिग्नल दिया जाता है? ऑप्शन घ, उसके आगे लाल प्लस काला कार्ड दिखाया जाता है। नोट, ये कार्ड विकर्ण में आधा काला व आधा लाल होता है। 9, संयुक्त स्पर्धा में अगर धावक पहला गलत स्टार्ट लेता है तो उसे कैसे इंगित किया जाता है? ऑप्शन क, पीला प्लस काला कार्ड दिखाया जाता है। नोट, ये कार्ड विकर्ण में आधा काला व आधा पीला होता है। 10, संयुक्त स्पर्धा में एक गलत स्टार्ट होने के पश्चात कोई दूसरा धावक गलत स्टार्ट करता है तो निर्णय क्या होगा? ऑप्शन ख, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 11, 200 मीटर की दौड़ में धावक ए गलत स्टार्ट लेता है और धावक सी उसके पीछे उसको देखकर भी गलत स्टार्ट लेता है तो निर्णय क्या होगा? तो यहाँ पर निर्णय ऑप्शन घ लिया जाएगा। ख ग दोनों। ख में लिखा हुआ है ए को डिस्क्वालीफाई तथा सी को हरा कार्ड दिखाया जाएगा। ग के बारे में लिखा हुआ है स्टार्टर के विवेक पर निर्णय लिया जाएगा। 12, अगर किसी दौड़ में गलत स्टार्ट होती है तो उसका सिग्नल कैसे दिखाया जाएगा? ऑप्शन ग, स्टार्टर या रिकॉलर द्वारा दोबारा फायर किया जाएगा। 13, किसी देश के खिलाड़ी द्वारा कॉल रूम में रिपोर्ट न करने पर क्या निर्णय लिया जाएगा? ऑप्शन ग, उस दौड़ में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 14, स्टेडियम के बाहर जो दौड़ आयोजित की जाती है उसकी स्टार्ट लाइन की मोटाई ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन क, 30 सेंटीमीटर। 15, निम्न में से 200 मीटर तथा 400 मीटर दौड़ के लिए कौन सा गलत है? ऑप्शन ग, लेन का प्रतिबंध नहीं होगा। 16, काउच स्टार्ट लेते समय धावक के हाथ जमीन पर कहाँ होने चाहिए? ऑप्शन घ, लाइन से पीछे। 17, 100 मीटर दौड़ के ऑन योर मार्क और सेट कमांड के बाद अगर कोई धावक
दूसरे धावक को व्यवधान पहुंचा रहा है तो निर्णय क्या होगा? ऑप्शन घ, क और ख दोनों होगा। क में है स्टार्टर स्टार्ट को रोक देगा, ख रेफरी एक चेतावनी देगा। ऑप्शन घ यहाँ सही है। 18 ऑन योर मार्क और सेट कमांड होने के बावजूद धावक सेट पोजीशन में न आया हो तो धावक ने बिना किसी वजह बैठे हुए या खड़े होकर अपना हाथ उठा लिया हो तो निर्णय क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन होगा ऑप्शन घ, दोनों, क और ख दोनों। क में क्या लिखा हुआ है? स्टार्टर स्टार्ट रोक देगा, ख रेफरी एक चेतावनी देगा। यह ऑप्शन घ सही है। 19 गलत स्टार्ट देखने के लिए स्टार्टर के निर्णय के अलावा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ख, फॉल्स स्टार्ट कंट्रोल एपरेटस का प्रयोग किया जाता है। 20 4x100 मीटर रिले तथा 4x400 मीटर रिले दौड़ के संबंध में क्या गलत है? ऑप्शन घ, लाइन की प्रतिबंधता नहीं होती। 21 दौड़ की 100 मीटर से लेकर 10,000 मीटर तक की स्पर्धा में धावकों की संख्या अधिक हो तो दौड़ कैसे आयोजित की जाती है? ऑप्शन ख, हिट्स कराई जाती है। 22 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर हर्डल, 110 मीटर हर्डल, 400 मीटर हर्डल दौड़ में हिट्स कब दी जाती है? ऑप्शन क, खिलाड़ियों की संख्या 8 से अधिक होने पर। 23 800 मीटर, 4x100 मीटर तथा 4x400 मीटर की दौड़ में हिट्स कब दी जाती है? ऑप्शन ख, खिलाड़ियों की संख्या 8 से अधिक होने पर। 24 1500 मीटर, 2000 मीटर स्टीपल चेज तथा 3000 मीटर स्टीपल चेज में खिलाड़ियों की कितनी संख्या से अधिक संख्या होने पर हिट्स दी जाती है? ऑप्शन ग, 15। 25 5000 मीटर की दौड़ में हिट्स कब दी जाती है? ऑप्शन ख, जब खिलाड़ियों की संख्या 19 से अधिक हो। 26 10,000 मीटर की दौड़ में खिलाड़ियों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो जिससे कि सीधे फाइनल हो सके? ऑप्शन ख, 27। 27 200 मीटर की दौड़ में अगर खिलाड़ियों की संख्या 12 हो तो कितने हिट्स होगी? ऑप्शन ख, 2। 28 400 मीटर की दौड़ में खिलाड़ियों की संख्या 15 हो तो 2 हिट्स होगी। बताइए पहली व दूसरी हिट्स में क्रमशः कितने खिलाड़ी दौड़ेंगे? ऑप्शन ख, 8 से 7 खिलाड़ी। 29 100 मीटर बाधा दौड़ में अगर खिलाड़ियों की संख्या 11 हो तो 2 हिट्स आयोजित की जाएंगी। बताइए फाइनल के लिए खिलाड़ियों का चयन कैसे किया जाएगा? ऑप्शन ग, दोनों हिट्स के प्रथम 3 तथा अच्छा समय देने वाले प्रथम 2 खिलाड़ी। ऑप्शन ग। 30 100 मीटर की दौड़ में खिलाड़ियों की संख्या 27 हो तो पहले राउंड में कितनी हिट्स होगी और प्रत्येक हिट्स में क्रमशः कितने खिलाड़ी दौड़ेंगे? ऑप्शन ख, 4 हिट्स होगी। 7, 7, 7 और 6 खिलाड़ी दौड़ेंगे क्रमशः।
31 वह कितने मीटर की दौड़ होती है जिसमें हिट्स में प्रथम राउंड होने के पश्चात सीधे फाइनल राउंड होता है? ऑप्शन ग 10,000 मीटर। 32 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर की दौड़ में अगर खिलाड़ियों की संख्या अधिक हो तो राउंड्स तथा हिट्स के अंतर्गत अगले राउंड के लिए खिलाड़ियों की संख्या निम्न में से किसके गुणनफल के बराबर होगी? ऑप्शन ग 8। 33 अगर पहले राउंड्स की हिट्स में फाइनल के लिए 8 धावकों का चयन किया जाता है तो सबसे तेज धावक को कौन सी लेन दी जाती है? ऑप्शन ख तीसरा लेन दिया जाता है। 34 पहले राउंड्स के हिट्स के बाद अगर 24 खिलाड़ी दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं तो दूसरे राउंड में समय के क्रम में 17वें नंबर का खिलाड़ी किस हिट्स में दौड़ेगा? ऑप्शन ग दूसरे हिट्स में। यहां नोट्स को समझिए। द्वितीय राउंड में 24 धावकों ने प्रवेश किया। द्वितीय राउंड में 3 हिट्स होगी जिसके पश्चात अगले राउंड के लिए धावकों को हिट्स में आवंटन करने की पद्धति उनके समय प्रदर्शन के आधार पर निम्न प्रकार जिगजैग रूप में होती है। प्रथम हिट्स में 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24। दूसरे हिट्स में 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23। तीसरे हिट्स में 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22। उपरोक्त जिगजैग पद्धति को इसलिए अपनाया जाता है जिससे कि खिलाड़ियों को सीडिंग दे दी जाए। तो यहाँ ऑप्शन ग सही होगा। 35 अगर दूसरे राउंड में 3 हिट्स होनी हो तो उनमें पहले हिट्स कौन सी होगी? ऑप्शन क जिसमें सबसे तेज धावक हो। 36 हुसैन बोल्ट ने अभी तक 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में किस ट्रैक की किस लाइन में जीता है? ऑप्शन घ 7वीं लाइन। 37 फाइनल राउंड में जो 8 धावक क्वालिफाई करते हैं उन्हें किस आधार पर लेन का आवंटन किया जाता है? ऑप्शन ग तीसरी लाइन में पहला, चौथा में दूसरा, डैश 8वीं लाइन में छठा तथा पहली व दूसरी लाइन में 7वां व 8वें नंबर का खिलाड़ी। यहाँ के ऑप्शंस के अनुसार ग सही है। सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रैक एंड फील्ड इवेंट को, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रैक कलर मार्किंग के बारे में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना भी ट्रैक एंड फील्ड होता है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है। वहाँ पे कलर का बहुत इस्तेमाल है। कहाँ कहाँ पर क्या कलर किस कलर का है, आइए उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को पढ़ते हैं। सबसे पहले 100 मीटर, 110 मीटर, 110 हर्डल रेस, 400 मीटर, 200 मीटर अन्य सभी लंबी दूरी की दौड़ों का स्टार्ट लाइन, प्रारंभिक लाइन एक स्टैंडर्ड ट्रैक पर किस रंग से चिन्हित किया जाता है? ऑप्शन ग वाइट कलर से चिन्हित किया जाता है। 2 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए ट्रैक पर बाधाओं के लिए मार्किंग किस रंग से की जाती है? ऑप्शन क नीले रंग से। 3 सभी हर्डल दौड़ों के लिए बाधाओं के निशान ट्रैक पर चिन्हित किए जाते हैं, उनका माप कितना होता है? ऑप्शन ख लाइन में दोनों तरफ से
10-10 सेंटीमीटर। 4. 100 मीटर बाधा दौड़ के निशान ट्रैक में किस रंग से लगाए जाते हैं? ऑप्शन क पीले रंग के। 5. 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए ट्रैक में किस रंग से निशान लगाए जाते हैं? ऑप्शन ग हरा। 6. स्टीपल चेज में बाधाओं के लिए चिन्ह किस रंग से निशान लगाए जाते हैं? ऑप्शन क नीले रंग से। 7. पानी बाधा दौड़ की बाधाओं को रखने के लिए निशानों की माप कितना होता है? ऑप्शन ख 12.5 इंटू 12.5 सेंटीमीटर। 8. 4 इंटू 100 मीटर रिले के दूसरे तथा चौथे नंबर के धावक के लिए स्क्रैच लाइन स्टार्ट लाइन किस रंग से चिन्हित होता है? ऑप्शन ग सफेद। 9. 4 इंटू 100 मीटर रिले के दूसरे तथा चौथे नंबर के धावक के लिए स्टार्ट लाइन के निशान की माप क्या होती है? ऑप्शन ग लेन के बीचों बीच 40 सेंटीमीटर लंबी निशान होती है। 10. 4 इंटू 100 मीटर रिले के बैटन एक्सचेंजिंग जोन के स्टार्ट और एंड लाइन के निशान किस रंग से लगाए जाते हैं? ऑप्शन घ पीला। 11. 4 इंटू 100 मीटर रिले के बैटन एक्सचेंजिंग जोन के स्टार्ट एंड एंड के लिए निशान की माप क्या होती है? ऑप्शन ख 1.10 मीटर लंबा। 12. 4 इंटू 100 मीटर रिले का एक्सेलरेशन जोन किस रंग से चिन्हित होता है? ऑप्शन क बीच में नीला साइड में सफेद। 13. 4 इंटू 100 मीटर रिले का एक्सेलरेशन जोन के चिन्ह का माप क्या होता है? ऑप्शन ख लेन के बीचों बीच 60 सेंटीमीटर जो कि नीला कलर का होता है। 14. 4 इंटू 400 मीटर रिले का स्टार्ट के निशान का रंग सफेद न होकर किस रंग का होता है? ऑप्शन क नीले रंग का। 15. 4 इंटू 400 मीटर रिले के बैटन एक्सचेंजिंग जोन के एंट्री तथा एग्जिट निशान किस रंग से होता है? ऑप्शन ग नीला। 16. 4 इंटू 400 मीटर रिले के स्टार्ट अथवा स्क्रैच लाइन के निशान की माप क्या होती है? ऑप्शन घ लेन के बीचों बीच 40 सेंटीमीटर। 17. 4 इंटू 400 मीटर रिले के दूसरे रनर का स्क्रैच लाइन अथवा 800 मीटर दौड़ का स्टार्ट एक ही जगह किस रंग से चिन्हित होता है? ऑप्शन ख हरा। 18. 4 इंटू 400 मीटर दौड़ के बैटन एक्सचेंज जोन के स्टार्ट व एंड की माप क्या होती है? ऑप्शन ख 80 सेंटीमीटर लंबा। 19. 4 इंटू 400 मीटर रिले 800 मीटर तथा अन्य दौड़ जिसमें कि धावक अपने लाइन को छोड़कर पहली लाइन में प्रवेश करता है वह चिन्हित रेखा
किस रंग से चिन्हित की जाती है? ऑप्शन ग, हरा रंग से चिन्हित किया जाता है। अभी आपने जितना भी पढ़ा सवाल, यह सभी प्रश्न ट्रैक एंड फील्ड के कलर मार्किंग से संबंधित है।